हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल-फिलहाल में बहुत सारी परीक्षाएँ जो है आप लोग को आयोजित होने वाली हैं, जिसमें आप लोग को बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी ट्री यानी कि बीपीएससी टीचर को परीक्षा जो है इसी महीने में होने वाली है और आप लोग का बिहार दरोगा का भी एडमिट कार्ड आ गया है। तो दोस्तों इन सबको देखते हुए आज का यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह आज का ये आप लोग का जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट इंटर लेवल वाला चला रहे थे, उसी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये आप लोग के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी के सिलेबस के अनुसार तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जीके जो है, जीके और जनरल साइंस जो है ये क्या बदलता है क्या किसी परीक्षा के लिए? नहीं बदलता है। तो आप लोग जो है पूरे आप लोग वीडियो में आप लोग एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग मेरे साथ-साथ सबका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। आप लोग के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो पर आप लोग वीडियो तो देख ले रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं। भाई, लाइक करने में आप लोगों को कौन-सी कठिनाई आ पड़ रही है? तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो करते हैं, उसी से मेरा मोटिवेशन जो है आगे बढ़ता है और आप लोग उसी में ही कमी कर दे रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं आप लोग के लिए एक से एक बढ़ के मैं अच्छे-अच्छे आप लोग के लिए वीडियो अच्छे-अच्छे क्लास को लेकर आ रहा हूँ। खैर छोड़िए उन सब बातों को, चलिए आज के हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 8 जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसी का पहला आप लोग का प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है हम लोग का कि जल्लीकट्टू सांढों की लड़ाई किस राज्य में संबंधित है? तो दोस्तों यह देखिए प्रश्न इसमें 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकता है कि जल्लीकट्टू जो एक पर्व है, पर्व कह लीजिए या खेल कह लीजिए या चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि जल्लूकट्टी किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह सांडों की लड़ाई होती है और यह किस राज्य से संबंधित है ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है आप लोग के पास आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? ये है प्रश्न आप लोग के लिए। तो दोस्त ये जल्लीकट्टू जो है, जिसको सांडों की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं, सांडों की ये लड़ाई के नाम से भी जानते हैं, ये जो है दोस्त, ये तमिलनाडु का, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो आप लोग इस प्रश्न को जितने भी आप लोग को प्रश्न है, दोस्तों आप लोग के लिए एक-एक प्रश्नों को चुन-चुन कर लाना पड़ता है और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या रेलवे, एसएससी सब जितने हैं सबके लिए प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग के बिहार एसएससी इंटर लेवल सिलेबस के अनुसार ये सेट बनाए हैं। तो चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और आप लोग मैं आशा करूँगा कि आप लोग इसका साथ-साथ कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोग के लिए फटाफट एकदम 40 मिनट के अंदर में मैं 75 प्रश्नों को मैं करा दूँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो दोस्तों बिहार के लिए तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए कि अभी हाल-फिलहाल बिहार में शराबबंदी चल रही है और यह संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ऑप्शन है आप लोग के पास धारा 47, धारा 37, धारा 50 और धारा 48। इसमें से कौन-सा ऑप्शन जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा? तो दोस्तों यह जो ऑप्शन हो जाएगा ये धारा 47 में ये शराबबंदी संविधान के धारा 47 में ये निर्देशित है, शराबबंदी की बात जो की जा रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग के लिए तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों अब मैं प्रश्नों का डायरेक्ट उत्तर देते चल रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ-साथ एकदम कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर देते चलिए और अंत में आप लोग मार्क्स जो है अपना शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को साथ में लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात की जा रही है दोस्त, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे बेनेगल नरसिंह राव जो हो जाएंगे इनके ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, आप लोग को ऑप्शन में ये बीएन राव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? बीएन राव भी देखने को मिल सकता है और उन्हीं का ये बी का मतलब बेनेगल, एन से नरसिंह, ये राव, तो बीएन राव और बेनेगल नरसिंह राव, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न है आप लोग को कि निम्नलिखित नदियों में से
इसका उद्गम भारत में नहीं है। ये 4 नदियाँ यहाँ पर दी गई है, 4 नदियाँ, और एक का उद्गम जो है ये भारत में नहीं है। वो कौन-सी नदी है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, ये सतलज नदी जो हो जाएगा, ये सतलज नदी का जो ये उद्गम जो है दोस्तों, ये भारत राज्य में नहीं है। कहाँ पर है ये सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है, ये कहाँ पर हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत के विपक्षी दलों के लिए पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। ये करेंट अफेयर का प्रश्न है और यह जो हो जाएगा, यह जो पार्टी बनाया गया है सबके द्वारा मिलकर, ये जो हो जाएगा, ये पार्टी का नाम हो जाएगा इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इंडिया जो हो जाएगा, ये पार्टी का नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आज का आप लोग का छठा नंबर प्रश्न है। ये छठा नंबर आप लोग का प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए दोस्त, ये मेरे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से ये डी हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हटा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जाता है दोस्तों? तो यह जो है भारत के संसद के द्वारा ये आप लोग को महाभियोग के जरिए इसको इनको भी हटाया जाता है निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आप लोग को कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक व्यय नीति। तो ये 4 ऑप्शन जो है दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा, ये जितने भी राजकोषीय नीति जो है, इसमें से 3 जो है कौन-कौन से हो जाएँगे सही? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा, कराधान नीति भी सही है, सार्वजनिक ऋण नीति भी सही है, सार्वजनिक व्यय नीति भी सही है, राजकोषीय नीति का ये हिस्सा है। लेकिन ये जो व्यापार नीति जो है, ये राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है दोस्त। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाकी ये 3 जो है राजकोषीय नीति का ये घटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है आप लोग को कि निम्न में से कौन 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? निम्न में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आप लोग को उत्तर बताना है। दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये नर्मदा और सोन जो हो जाएगा, इस प्रश्न का शानदार उत्तर हो जाएगा। यह उत्तर जो है ये सही है, जो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है, यानी कि निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 9 आज का 9 नंबर प्रश्न है। ये देखिए करंट अफेयर का ही प्रश्न है, करंट अफेयर का, कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है दोस्त, यह जो हो जाएगा, ये चीन हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीन की एक प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा ये मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी की अगर बात करें तो यह जो हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन जो हो जाएगी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आज का 11 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ये 2015 में जब दोस्तों ये नीति आयोग की जब गठन हुई थी, तो उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना? उस समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे वर्ष 2015 में, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्त नीति आयोग को उस समय जो उपाध्यक्ष थे, वो थे अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है ना? अरविंद पनगड़िया जो थे, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम बिल्कुल इसका आंसर लिखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है आज का कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? यानी कि एक तरह से कहे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति का प्रभार कौन ग्रहण करता है? दोस्त यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो हो जाते हैं उसके बाद कार्यकारी राष्ट्रपति। पहले तो राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति संभालेंगे कार्यकारी राष्ट्रपति का,
उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये कार्यभार जो है संभाला जाता है राष्ट्रपति जी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ये मशहूर पेंटिंग है दोस्तों, ये हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त मेरे ये बहुत ही फेमस जो चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, इनका नाम आप लोग बखूबी से सुने होंगे। इनका बहुत नाम है पेंटिंग के क्षेत्र में दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा हंस दमयंती जो है एक पेंटिंग बनाई गई थी, मशहूर पेंटिंग, ठीक है? वो जो है राजा रवि वर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग को अगर बिहार से एग्जाम जो होने वाला है उसमें दोस्तों आप लोग चित्रकला से आप लोग देख लीजिएगा, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, ठीक है ना, पाब्लो पिकासो से हो गया, लियोनार्डो दा विंसी से जो ये आप लोग को प्रश्न आते हैं उसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा ये विकसित किया गया है। हरा सूचकांक जो है विश्व बैंक के द्वारा ये विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है आज का कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसमें से कौन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों आज मैं एकदम बिल्कुल थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके लेकर चल रहा हूं प्रश्नों को, ताकि आप लोग की कई परीक्षाएं जो हैं आप लोग के बिल्कुल एकदम, जो बोला जाता है ना कि परीक्षाएं सर पर हैं, बिल्कुल आप लोग के सर पर हैं। और आप लोग के लिए कम समय में ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों इसके ग्लोबल क्लासेस जो है आपकी सफलता में एकदम, आप लोग की सफलता में एकदम बिल्कुल सहायक हो, इसके लिए एकदम 40 से 50 मिनट के अंदर में आप लोग को ये 75 प्रश्न जो है मैं आप लोग को करा दूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। आप लोग के लिए मैं इतना जो मेहनत करता हूं, तो दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो का एकदम भरपूर लाभ उठाइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लाइक और कमेंट करने में दोस्तों कोई पैसा थोड़े लगता है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये सोन हो जाएगा दोस्तों। यह उत्तर की ओर जो प्रवाहित नदी है ये सोन नदी है, और जाकर ये सोन जो है ये पटना के पास में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाता है, ठीक है ना, ये सोन नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आज का 16 नंबर है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना? भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों उसके संदर्भ में यहाँ पर बातें पूछे जा रही हैं, उसके संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? ऑप्शन है आप लोग के पास, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय तथा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। इसमें से कौन हो जाएगा? तो दोस्त सुप्रीम कोर्ट का ये तीनों जो क्षेत्राधिकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है ना? मूल कह लीजिए, अपीलीय कह लीजिए, परामर्श कह लीजिए, ये तीनों क्षेत्राधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये डी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्त हुई, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसके संस्थापक की बात पूछी जा रही है, इसके संस्थापक कौन थे? आप लोग को देखिए कितना घुमा फिरा कर इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न में डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। डायरेक्ट आप लोग को ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की जो स्थापना जो है की गई थी, ठीक है ना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसमें हीरे के खान कहाँ है दोस्तों? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिग्बोई, जयपुर, झारसुगुड़ा और पन्ना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों हीरे की खन्ना खान जो है, ये खन्ना बोल रहे हैं सॉरी, हीरे की खान जो है पन्ना में, आप लोग बखूबी से सुने होंगे, ये पन्ना में है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न आप लोग को 19 नंबर प्रश्न है आप लोग का दोस्त कि फीफा विश्व कप फुटबॉल जो है 2018 कहाँ आयोजित किया गया था?
2018 की बात की जा रही है दोस्त। तो कभी-कभी दोस्तों ये करंट अफेयर में जो प्रश्न जो है, एक दो 2-4 साल पहले का भी पूछ दिया जाता है। तो फीफा 2018 की बात की जा रही है। फीफा 2018 कहाँ पर हुआ था? तो फीफा 2018 जो है ये रूस में हुआ था, ठीक है ना? रूस में हुआ था। लेकिन अगर वही फीफा 2022 की बात की जाए कि 2022 में फीफा यानी विश्व कप फुटबॉल जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। ये दोस्तों ये कतर में आयोजित हुआ था, ठीक है ना? कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये कतर में आयोजित हुआ था। और कौन-सा संस्करण था अगर ये पूछ ले तो ये 2022 में जो है ये 22वां संस्करण जो है ये फीफा के वर्ल्ड कप का था, ठीक है ना? ये फीफा का वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण जो है आप लोगों को ये 2022 में था। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है आज का कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो दोस्तों दिन और दिवस से जितने भी आप लोग के प्रश्न बनते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दिन और दिवस ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए या राष्ट्रीय हो गए इससे प्रश्न आप लोग को बिल्कुल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप लोग को। अंतर्राष्ट्रीय ये नेल्सन मंडेला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा 13 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 13 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 21 है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ये दोनों चीज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला दोस्त? तो इसका आप लोग गलत जवाब मत लगा दीजिएगा। ये आंसर जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। और पशुओं के मेले के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है ये पूरे एशिया महादेश में जो है दोस्तों ये सोनपुर मेला है। तो ये अगर ऐसे प्रश्न पूछे तब आप लोग इसको लगाइएगा सिर्फ पशुओं के लिए, ठीक है ना? तो पशुओं को सबसे बड़ा मेला एशिया महादेश का ये सोनपुर में आयोजित होता है। और अभी हाल फिलहाल में जो है ये वहां पर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा से ये शुरुआत इसकी हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 22 है। 22 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है दोस्त? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आप लोगों को राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल और अंधाऊ। चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन जो है ये मैला आंचल जो है बहुत ही फेमस कृति है दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु की। ये बहुत बार दोस्तों आप लोग को ये प्रश्न फणीश्वर नाथ रेणु जी से या जो आप लोग को कालिदास से तो सबकी कृतियों से जो है क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को भी मैं आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को मैं करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 23 है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ये भू स्थिर उपग्रह की बात की जा रही है। तो दोस्त मेरे भू स्थिर उपग्रह की जब बात की जाती है तो यह जो है इनकी जो दिशा जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ठीक है ना? ये आप लोग को किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है इंद्र साहनी का वाद, एसआर बोम्मई का वाद, रुदल शाह का वाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो हो जाएगा भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा जो प्रतिपादित की गई थी ये इनमें से कोई ऑप्शन जो है ये सही नहीं है इसमें से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अंतिम पंघाल किस खेल से संबंधित है? ये आप लोग को दोस्तों ये महिला रेसलर है, ठीक है ना? अंतिम पंघाल जो है ये महिला रेसलर है। और किस खेल से संबंधित है दोस्तों ये अंतिम पंघाल? तो दोस्तों यह जो है रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है ना? ये पहलवानी से संबंधित है अंतिम पंघाल, ठीक है ना? और इनके द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन आजकल किया जा रहा है इसलिए काफी चर्चा में है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 26 प्रश्न देखिए ये सभी हाल फिलहाल में दोस्तों ये आप लोग इसको करंट अफेयर की तरह मानिएगा। ये अंतिम पंघाल वाला जो बोला और यहाँ पर देखिए फिल्म आरआरआर के किनके द्वारा निर्देशित किया गया है? आरआरआर, ठीक है ना?
ये ट्रिपल आर जो है किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो दोस्त इस फ़िल्म का जो निर्देशन जो है ये एस.एस. राजामौली जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? एस.एस. राजामौली जी के द्वारा की गई है इस फ़िल्म की निर्देशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 27 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि हाल ही में प्रकाशित मिरेकल ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही ये फेमस पुस्तक है मिरेकल ऑफ फेस योगा। काफी जो है फेमस रहा था पुस्तक अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है ना? ये करंट अफेयर का ही आप लोग का ये प्रश्न हो गया। तो मिरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा मानसी गुलाटी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 28 प्रश्न है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 प्रश्न बन गए। आप लोग को अगर पूछ दे कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है तो दोस्तों यह जो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ठीक है ना? पहला प्रश्न ये बन गया। ये पूछ दे कि कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति है उसमें ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा प्रश्न बन गया ये। तीसरा प्रश्न ये बन गया कि इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस मूर्ति की ऊंचाई की बात की जाए दोस्त तो यह जो हो जाएगा 57 फीट जो हो जाएगा इस ये मूर्ति की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 29 आज का प्रश्न है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। इसमें से पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है दोस्तों? ये ठीक है ना? ये सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य किसको घोषित किया गया था? ठीक है? तो यह जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है ना? कौन सा ये हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न है कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो दोस्तों ये ब्रॉड गेज हो गया, नैरो गेज हो गया, तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में तो दोस्तों ब्रॉड गेज में ही जो रेल पटरियां जो है बिछाई जा रही है और उन दोनों के बीच मानक दूरी यानी कि स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है। ये दोनों के बीच में जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है यही पूछा जा रहा है कितना होता है? तो दोस्तों यह जो होता है 1.676 मीटर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1.67 मीटर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रॉड गेज के दो रेल के पटरियों के बीच की दूरी। ठीक है ना? आप लोग को दोस्तों इतने शानदार शानदार प्रश्न जो है इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा आप लोग को कराई जा रही है। तो दोस्त मेरे आप लोग का जो आप लोग को ये जो वीडियो है आप लोग बिल्कुल इसका भरपूर लाभ उठाइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्त आप मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से या ज्वाइन बटन के माध्यम से भी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 31 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ठीक है ना? राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है दोस्तों। तो राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो दोस्त ये अनुच्छेद 356 जो है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 जो है ये लगाया जाता है। ठीक है ना? ये 356 जो है अनुच्छेद लगाया जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 32 प्रश्न की ओर चलेंगे। 32वां प्रश्न है आज का कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया? ये ठीक है ना? प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जो है दोस्तों ये 1974 में कहाँ किया गया? तो दोस्त यह जो परीक्षण जो है ये पोखरण में किया गया था। ठीक है ना? राजस्थान के ये पोखरण में किया गया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 33 है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्रश्न दोस्तों ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है तो भाई मेरे इतना प्रश्न पूछ दिया गया है। अब ऐसा मैं कोई एग्जाम आप लोग को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जिसमें ये प्रश्न ना पूछा हो। चाहे वो रेलवे की एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो। ठीक है ना? बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछ दिया गया है इसको। लेकिन इसमें यूपीएससी में पूछा गया है तो उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग था जिसमें उसमें थीम भी पूछ लिया जाता है या क्या जो चीज है और अन्य चीजें भी हैं उससे पूछ ली जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये काफी
चर्चित क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सही तरीके से याद रख लीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर जो है ये 21 जून जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 34 प्रश्न है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। ये सबसे पहला फसल जो है दोस्तों व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया था और यह जो अनुशंसित ये फसल है उसका नाम जो है दोस्त मेरे यह जो हो जाएगा बीटी कॉटन जो हो जाएगा ये अनुशंसित पहला व्यापारिक उत्पादन फसल है। ठीक है ना, ये जेनेटिक रूप से परिवर्तित फसल है, बीटी कॉटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 35 है। बिल्कुल आप लोग को दोस्तों ताबड़तोड़ एकदम प्रश्नों को यह जो सिलसिला है एकदम चलते रहेगा जब तक ले मैं 75 प्रश्न आप लोग को न करा दूं। आज आप लोग को 75 प्रश्न जो है इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में देखने को मिलेंगे और आप लोग बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न यहाँ पर एक और आ गया कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ऑप्शन है आप लोग के पास डॉक्टर विजय एल केलकर, सी रंगराजन, वाई वी रेड्डी, ए एम खुसरो। ये चार ऑप्शन जो है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्त मेरी वाई वी रेड्डी जो है ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। जो दोस्त मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले किसको दिया गया ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्त मेरे यह जो हो जाएगा ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। ठीक है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 37 नंबर प्रश्न है आज का कि किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। तो दोस्त मेरे यह जो आप लोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में लगा लीजिएगा, ये करंट अफेयर का ही प्रश्न है कि नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो यह जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना, ये नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 38 प्रश्न है कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया। यानी कि उच्च श्रृंखल कानून जो है कोई कानून नहीं है। यह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों कि इस सिद्धांत को संतुष्ट किस बात में किया था। तो दोस्त मेरे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेनका गांधी जो केस हो जाएगा। मेनका गांधी केस में जो है इस सिद्धांत को संतुष्ट किया गया था। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ। यानी कि पटना विश्वविद्यालय की बात की जा रही है दोस्तों। ये पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो बिहार की परीक्षाओं के लिए ये पटना से दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, इसको मैं इंपॉर्टेंट में यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, और इसकी स्थापना जो है मेरे भाई ये 1917 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी 1917 ईस्वी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 40 नंबर प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामयोत्तर रेखा है। ठीक है ना, तो भारत की प्रमाणिक यामयोत्तर रेखा की बात की जाए दोस्त तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये 82 डिग्री 30 मिनट जो हो जाएगा ईस्ट जो हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो हो जाएगा ये भारत की प्रमाणिक यामयोत्तर रेखा है। ठीक है ना, ये सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 41 है। ये राज्यसभा के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। यानी कि इसमें से 3 कथन जो है ये सही होगा, एक कथन जो है सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये तो। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है दोस्त। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये भी सही है। तो राज्यसभा का जो गठन 1958 में हुआ ये जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यही जो है राज्यसभा के गठन 1958 में हुआ। ये जो उत्तर है बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों जो है
इस संदर्भ में जो है बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 42 प्रश्न है आज का 42वां प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपना पद त्याग कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? राष्ट्रपति जी को। ठीक है ना, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 43 नंबर प्रश्न है कि ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया जो है ये एक पुस्तक है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुछ पुराने पुस्तक भी हैं दोस्त मेरे, ये आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग को बताना है और आप लोग एकदम वीडियो के साथ-साथ बने रहिए और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में साथ-साथ देते चल रहे हैं। और अंत में आप लोग अपने स्कोर को जरूर शेयर कीजिएगा कि कितना जो है आप लोग स्कोर शेयर किए करेंगे आज। ये कितना स्कोर जो है आप लोग करेंगे, 75 प्रश्नों में से सही करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग फटाफट क्या होगा? तो दोस्त मेरे ये ए पैसेज टू इंडिया जो है ये ई.एम. फोस्टर के द्वारा ये लिखा गया एक पुस्तक है। ठीक है ना? ई.एम. फोस्टर द्वारा ये लिखा गया ये पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 44 है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? यानी कि जहां पर युद्ध क्षेत्र जो है, युद्ध क्षेत्रों से जो खनन करके राजद्रोही यानी कि ये देश के विद्रोह के गतिविधियों में ये भाग लेने वाला, ये बेचे जाने वाला हीरा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वही हीरा जो कहलाता है दोस्त मेरे, वह कहलाता है ब्लड डायमंड कहलाता है। ठीक है ना, ये ब्लड डायमंड कहलाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी बिल्कुल ये आप लोग का छाया हुआ ये सब क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग के लिए एकदम सटीक सटीक प्रश्नों का संग्रह जो है इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा आप लोग के लिए आपके चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है ना, तो चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्त मेरे ये जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये नर्मदा कला की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर जो हो जाएगा और यह जो है दोस्तों अब ये राज्य नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार से प्रश्न जो है आप लोग की परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे ही पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। और इसी के मद्देनजर देखते हुए मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो जो 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला, 2022 में जिनको मिला, इन सबका और जितने स्टैटिक जीके इससे बनते हैं सबके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग के लिए मेरा यही आप लोग के लिए प्रयास रहता है कि आप लोग के लिए जितने परीक्षा की दृष्टि से हॉट टॉपिक बनते हैं, यानी हॉट टॉपिक कहने का मतलब कि जिससे प्रश्न बिल्कुल पूछे ही पूछे जाते हैं, उसको मैं भरसक कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग के चैनल पर उपलब्ध करा दूं और वही जो है काम मेरे द्वारा एकदम सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए इन सब टॉपिक को मैं आप लोग के लिए ये एशियाई खेल हो गया, ये नोबेल पुरस्कार हो गया, चंद्रयान से हो गया, आदित्य एल1 से हो गया, तो ये जितने भी टॉपिक हैं आप लोग के लिए मैं इस पर विस्तृत वीडियो में सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूं। तो आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से किसमें से कहां से प्रश्न पूछ देगा ये कोई जरूरी नहीं है दोस्त। तो आप लोग सटीक जानकारी रखिए, एकदम टॉप क्लास के एकदम कंटेंट के साथ जानकारी रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है आज का कि अमोंग द बिलीवर्स या इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज एंड तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये तीन पुस्तक का नाम दिया गया है दोस्तों। अमोंग द बिलीवर्स पहला पुस्तक, इंडिया ए मिलियन
म्यूटिनी जो है दूसरा पुस्तक हो गया। तीसरा एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है, इन तीनों पुस्तकों का लेखक पूछ रहा है दोस्तों, इन तीनों पुस्तकों को एक लेखक के द्वारा लिखा गया है और वह जो लेखक है दोस्त मेरे, वह जो हो जाएंगे ये बीएस नायपाल के द्वारा ये तीनों पुस्तकों को लिखा गया है। किनके द्वारा? बीएस नायपाल के द्वारा ये तीनों पुस्तकों को लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 48 है कि बोको हराम क्या है? दोस्त ये बोको हराम जो है, बहुत बार प्रश्न जो है आप लोग को एसएससी में भी ये पूछा गया है, आप लोग के परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बोको हराम जो है ये क्या है? तो दोस्त ये नाइजीरिया देश का है दोस्त मेरे, ये एक आतंकवादी संगठन है। दोस्तों ये नाइजीरिया एक देश है, उसका ये आतंकवादी संगठन जो है उसका नाम जो है बोको हराम है। ठीक है ना, जो बोको हराम है ये नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 49 आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ भी बन जाते हैं, तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। तो 1976 में दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो था, इन्होंने ही मूल कर्तव्य को संविधान में ये अनुशंसा किया था। ठीक है ना, मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो यहाँ देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो प्रश्न पूछ देगा कि ये तो हो गया स्वर्ण सिंह समिति, किसके अनुशंसा पर आप लोग को ये मूल कर्तव्य जो है शामिल किया गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। कब है, कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। ठीक है ना, 1976 में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों से बारे में ये प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में बिल्कुल बनते ही बनते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा। जो मैं अपने 1000 प्लेलिस्ट जीके जीएस में है, इसको मैं विस्तृत रूप से बता दिया हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जो 100 100 नहीं सॉरी, ये 1000 जीके जीएस की जो सीरीज में चला रहा था, उसमें इन सब प्रश्नों को काफी विस्तृत रूप से मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आज का ये जो जीके जीएस जो जीके और करंट अफेयर है, उसका ये 50वां प्रश्न है। दोस्तों निम्नांकित में से सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ होगा? ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो दोस्तों ऑप्शन है न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली और टोक्यो। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जहां पर सूर्योदय पहले होगा? तो दोस्त मेरे इन 4 ऑप्शनों में से टोक्यो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर भारत में पूछ दे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों, तो यह जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर? दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय की बात की जाए, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो आप लोग के लिए 50 प्रश्न जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दिया हूँ। अब सेक्शन जो है आप लोग का साइंस वाला स्टार्ट होगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों से जो है आप लोग को 25 प्रश्न जो है यहाँ पर कराए जाएंगे। तो आप लोग एकदम लगातार वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों मेरे मोटिवेशन को आप लोग इसी तरह बनाए रखिए। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सुपर थैंक्स के माध्यम से भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 51 है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद की बात की जा रही है दोस्तों, और जब भी जैविक खाद की बात की जाए तुरंत हम लोग का दिमाग जो है एजोला पर ये आ जाता है। एजोला जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग को दोस्तों मैं 75 प्रश्न जो है मैं कम से कम समय में एकदम बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि करा दूं। ठीक है, मैं 50 मिनट के अंदर मैं 75 प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आप लोग बने रहिए एकदम इसी तरह वीडियो में। 52 प्रश्न है आज का, 52वां प्रश्न है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः होता है। ठीक है ना, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल में दोस्त मेरे ये मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में ये आयरन होता है। ठीक है ना, ये एफी जो है आप लोग को आयरन का ये आप लोग का प्रतीक है एफी, और ये मैग्नीशियम का हो गया। ठीक है ना, तो ये क्लोरोफिल में एमजी और एफी हेमोग्लोबिन के लिए ये क्रमशः ये उसमें उपस्थित रहते हैं, ये तत्व जो है उपस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। कार्बन क्रेडिट की बात की जा रही है दोस्तों,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में एकदम बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग एकदम बिल्कुल एकदम अपना उत्तर जो है टाइप करते चलिए और कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भर दीजिए इस प्रश्न को उत्तर दे देकर, ठीक है ना? और लाइक में कोई कमी मत कीजिए, ठीक है? तो एक कार्बन क्रेडिट जो समतुल्य होगा ये किसके समतुल्य होगा? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा, यह समतुल्य जो हो जाएगा, ये 1000 किलोग्राम जो है ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसके समतुल्य हो जाता है, एक कार्बन क्रेडिट जो हो जाता है, ठीक है? आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने पर पर्यावरण प्रदूषण का कारण होती है? अम्ल वर्षा जो है दोस्तों ये पर्यावरण के लिए काफी ही ये हानिकारक जो है होता है, ठीक है ना? और किसके कारण होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से ये जो है अम्ल वर्षा जो होती है दोस्तों तो पर्यावरण प्रदूषण ये बहुत ज्यादा करता है, ठीक है ना? ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा कराने के लिए ये दोस्तों ये उत्तरदायी होता है, ठीक है ना? और ये काफी हानिकारक होता है अम्ल वर्षा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? दोस्तों देखने में प्रश्न काफी छोटा लग रहा है और बहुत सारे दोस्त मैं आप लोग को चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि इस प्रश्नों का उत्तर आप लोग गलत करके आ जाते हैं। इतने छोटे प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप जो है दोस्तों यह जो हो जाता है ये पिटवा लोहा हो जाता है। कौन सा हो जाता है ये? पिटवा लोहा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 56 नंबर प्रश्न है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो दोस्तों यह जो हो जाएगा उनमें मिल्क फीवर नाम की बीमारी हो जाती है। मिल्क फीवर हो जाता है उनको। दुधारू पशुओं में अगर कैल्शियम की खुराक की कमी हो जाती है तो ये मिल्क फीवर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में उपयोग कौन किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग को सौर सेल में उपयोग की अगर बात की जाए तो तुरंत ये सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन जो हो जाएगा ये जो है दोस्तों ये सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 58 प्रश्न है आप लोग का कि गन पाउडर जो है किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर की बात की जा रही है दोस्त मेरे। तो गन पाउडर है जो ये जो मिश्रण है दोस्त मेरे यह जो होता है चारकोल का सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का जो है ये मिश्रण होता है गन पाउडर। गन पाउडर जो है ये चारकोल सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि निम्न प्रदूषकों में से कौन सा जैव विघटित है? ये कौन सा प्रदूषक है जिसको जैव विघटित जो है किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देना है आप लोग को। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैव विघटित जो है दोस्तों इसमें से जो प्रदूषित है यह जो हो जाएगा ये वाहित मल जो हो जाएगा ये जैव विघटित ये प्रदूषक है, ठीक है ना? ये जैव विघटित प्रदूषक जो है ये वाहित मल जो हो जाएगा ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आज का 60 नंबर प्रश्न है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो दोस्तों ओजोन जो है ये हम लोग को किससे बचाती है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है, ठीक है ना? अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है, पाराबैंगनी किरणों से बचाता है, ठीक है ना? ये अल्ट्रा वायलेट दे दे या पाराबैंगनी किरण दे दे, आप लोग ऐसा तुरंत लगा दीजिएगा। तो ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है बायोस्फीयर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 61 प्रश्न है कि गाय की गर्भावधि क्या है? तो दोस्तों गाय की जो ये गर्भावधि क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 274 से 280 दिन जो होता है ये गाय की गर्भावधि होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 62 है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों अब तो एलईडी बल्ब आ गया है बहुत ज्यादा, ठीक है ना? एलईडी बल्ब का प्रचलन काफी चल गया है, लेकिन फिर भी अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाता है बार बार आप लोगों को परीक्षा में कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किससे बना होता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह जो है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना? ये टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 63 है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है?
आर्सेनिक औषधि का उपचार मुख्यतः किसके लिए किया गया है दोस्तों? ये ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, यह जो कैंसर रोग के लिए दोस्तों आर्सेनिक औषधि का ये उपचार जो हाल-फिलहाल में है, किया जा रहा है, ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 64 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति यानी कि एसआई यूनिट कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना? एसआई यूनिट जो है रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? तो यह प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा बेकेरल हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार जो इकाई हो जाएगा ये बेकेरल हो जाता है, ठीक है ना? ये बेकेरल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 65 है कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अमाइल अल्कोहल, पिक्रिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? तो दोस्तों यह जो है एस्टेरिक अम्ल जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साबुन जो है एस्टेरिक अम्ल सोडियम सॉल्ट है, ठीक है ना? एस्टेरिक अम्ल सोडियम सॉल्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 66 है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है। अनुवांशिकी के जनक किस वैज्ञानिक को जाना जाता है दोस्तों? तो ये प्रश्न तो काफी इजी हो गया, लेकिन फिर भी है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और ये चार्ल्स डार्विन जो है ये अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हो गए, ठीक है ना? अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 67 है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार में जो बैटरी रहती है दोस्तों, उस बैटरी में कौन सा एसिड रहता है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्त मेरे, यह जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कार के बैटरी में होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना? आप लोग इसका अणुसूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 68 प्रश्न है। 68वां प्रश्न है आपका कि मीनामाता व्याधि जो है का मुख्य कारण है। ये मीनामाता व्याधि कह ले या मीनामाता रोग कह ले, ये किसके कारण मुख्यतः होता है दोस्तों? ये किसके विषाक्तता के कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पारद विषाक्तता जो होता है ये मीनामाता रोग का ये मुख्य कारण होता है, ठीक है ना? ये पारद विषाक्तता जो होता है ये मीनामाता व्याधि का ये मुख्य कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये गहरा जामुनी रंग का यौगिक होता है जिसका प्रयोग एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये दोस्त मेरे, ये पोटेशियम परमैंगनेट को आप लोग देखे होंगे, ये गहरा जामुनी रंग का होता है, ठीक है ना? ये गहरा जामुनी रंग का होता है और इसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो दोस्त आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग को इसी तरह शानदार वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। और दोस्त मेरे, आप लोग के लिए इतने मेहनत की जा रही है तो आप लोग के लिए लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक कमेंट करने से ये मुझे पता चलता है कि आप लोग जो है मेरे साथ एकदम बिल्कुल जुड़े हुए हैं और मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन जो है आप लोग को इन्हीं चीजों से आती है। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो वे आप लोग पर निर्भर है, आप लोग की स्वेच्छा पर ये बिल्कुल निर्भर है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आज का 70 नंबर प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, यानी कि पीतल किन किन दो धातुओं का ये मिश्रण है दोस्तों? तो आप लोग को पीतल जो है ये हो जाएगा आप लोग को ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है दोस्तों। ये मिश्र धातु है पीतल, ये तांबा और जस्ता का ये अवयव है, ये दोनों को मिलकर पीतल बनता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता को मिलकर बनता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन है आप लोग के पास ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, निर्वात में। इनमें से किसमें ध्वनि तरंगे जो हैं दोस्तों ये नहीं चल सकती हैं? तो दोस्त ध्वनि तरंग जो है ये निर्वात में नहीं चल सकता है। बाकी ठोस माध्यम में तो सबसे अधिक जो है, अगर प्रश्न आप लोग को पूछ दे कि ध्वनि तरंग सबसे अधिक
किसमें अपना सबसे अधिक स्पीड किसमें होता है दोस्तों? तो ये ठोस माध्यम में हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद द्रव हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये तीनों माध्यम में ध्वनि तरंगे जो है चल सकती है, लेकिन वैक्यूम में है जो दोस्तों, निर्वात में जो ध्वनि तरंगे जो है, ये बिल्कुल नहीं चल सकती है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 72 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना? वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन 4 ऑप्शनों में से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों ये हाइड्रोजन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और 2-3 प्रश्न है दोस्तों। आप लोग यहाँ तक आए हैं तो दोस्तों आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आप लोग को अच्छी-अच्छी जानकारियाँ, इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो वीडियो देखना शुरुआत कीजिए, तो आप लोग वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग के लिए सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या आप लोग के बिहार पुलिस की जो परीक्षाएं जो है अभी तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, सबके लिए दोस्तों जीके जो है सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 73 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस जो है इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्त मेरे ये 4 में से 3 जो है एक इनर्ट गैस है, एक कौन नहीं है उसको हम लोग को पहचानना है। तो दोस्त ये फ्रीऑन जो हो जाएगा, ये फ्रीऑन जो है ये इनर्ट गैस नहीं है। बाकी ये हीलियम है दोस्तों, ये होलियम नहीं हीलियम, नियोन और ज़ीनोन जो है ये तीनों जो है ये इनर्ट गैस में इसको लिया जाता है, ठीक है ना? बाकी ये फ्रीऑन जो है ये इनर्ट गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 74 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? ये कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो दोस्त मेरे यह जो हो जाएगा कौन सी औषधि नहीं, यहाँ कौन से तत्व पाए जाते हैं या कौन से, ठीक है औषधि भी लिख दिया कोई बात नहीं है, ठीक है ना? कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो दोस्त मेरे यह जो कोला पे मतलब आप लोग को जो ये पेप्सी उप्सी जो होता है ना दोस्त, इसी को आप लोग कोला कहते हैं। तो उसमें जो होता है कैफीन जो है ये आप लोग को पाया जाता है, ठीक है ना? ये कैफीन की मात्रा जो है उसमें पाई जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 75 नंबर प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? और दोस्त मेरे ये आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न रहा, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग को इसका जवाब जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना? और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्त अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस को आप लोग एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और विश्वास रखिए आप लोग को टॉप लेवल का कंटेंट जो है आप लोग को बिल्कुल मिलते रहेगा। तो दोस्त मेरे इसी के साथ दोस्तों आज का यह जो शानदार क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है और मैं एक और अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक और महत्वपूर्ण क्लास को लेकर मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। जय हिंद दोस्तों।